नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं होयसला टेम्पल्स के बारे में। होयसला टेम्पल्स कर्नाटका में है। अब इसके बारे में डिस्कशन क्यों हो रही है, आप यहाँ पे खबर देख सकते हो। होयसला टेम्पल्स फ्रॉम कर्नाटका, दे हैव बीन फाइनलाइज्ड एज इंडियाज नॉमिनेशन फॉर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट 2022-23। तो हम लोग इसी के बारे में चर्चा करने वाले। सबसे पहले समझेंगे ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है क्या, इसको कौन मेंटेन करता है, और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में अगर हमारी कोई साइट जा रही है जिसको हमने नॉमिनेट किया है तो उससे फायदे क्या मिलते हैं। अब उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे होयसला टेम्पल्स की अभी फिलहाल पोजीशन क्या है, क्या वो ऑलरेडी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जा चुका है, अगर नहीं गया है तो आगे प्रोसेस क्या होने वाला है, व्हाट इज द एंटायर प्रोसेस टू गेट इनटू दिस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसको भी समझेंगे हम लोग। और अंत में हम लोग इन जनरल होयसला टेम्पल्स और द एंसेम्बल्स ऑफ होयसला टेम्पल्स जो बेलूरू, हलेबीडु और सोमनाथपुरम है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। So that would be the agenda in this particular video. To get to know all those things, मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पे। मैं हूं आपका दोस्त राहुल साईगांवकर। आप मुझे इस आईडी पे फॉलो कर सकते हैं @राहुल साई22। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की या फिर स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जस्ट विजिट studyIQ.com या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको हमारे बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, होयसला टेम्पल्स विच आर इन बेलूरू, हलेबीडु और सोमनाथपुरा, इन्हें इंडिया की तरफ से इसकी नॉमिनेशन फाइनल हो चुकी है और इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो उसे फॉरवर्ड कर रही है टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी फॉर द ईयर 2022-23। राइट, ये आप खबर देख सकते हो। कर्नाटका होयसला टेम्पल्स हैव बीन फाइनलाइज्ड एज आर नॉमिनेशन, इंडिया की नॉमिनेशन टू द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनेगी या नहीं बनेगी ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन सबसे पहली चीज, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, कौन है जो इस प्रोग्राम को रन कर रहा है। देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज साइट प्रोग्राम रन करता है यूनेस्को, और ये यूनेस्को है क्या, यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके तहत जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहेगा वहाँ पे जो भी हमारी नेचुरल साइट्स हो या फिर मैन मेड साइट्स हो ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज, उन्हें कैसे प्रोटेक्ट करें, उन्हें कैसे कंजर्व करें और उन्हें कैसे हम लोग प्रमोट करें टुवर्ड सस्टेनेबल टूरिज्म। ये होता है उद्देश्य यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो प्रोग्राम है, इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, जहाँ पे यूनेस्को ने एक मुहिम छेड़ी, जहाँ पे उन्होंने कहा कि जो भी हमारी स्टेट पार्टीज है यूनेस्को के अंडर जो भी है, उन देशों को, उन स्टेट्स को हम मदद करेंगे, उन्हें एनकरेज करेंगे ताकि वो कंजर्व करें, आइडेंटिफाई करें और मेंटेन करें उनके देशों में जो भी नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है। यानी कि पूरे विश्व में बहुत सारी साइट्स हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करना है, जिन्हें कंजर्व करना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, सस्टेनेबल टूरिज्म होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ओल्ड चीज़ें हो गई या फिर नेचुरल चीज़ें हो गई जो काफ़ी अट्रैक्टिव रहेंगी, लोग वहाँ पे जाना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, उसे एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। तो वहाँ पे सस्टेनेबिलिटी हम लोग कैसे ला सकते हैं उसकी तरफ भी यूनेस्को काम करता है। तो इस कन्वेंशन के बाद 1976 में एक वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बनी, और आपको ध्यान रखना है यही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है जो फाइनल डिसीजन लेती है अबाउट दी नॉमिनेशंस। जो भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाएगा साइट, वो डिसाइड करता है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसके अंदर 21 मेंबर्स होते हैं, अगेन अपॉइंटेड बाय यूनेस्को। इसके अलावा एक वर्ल्ड हेरिटेज फंड भी है अंडर यूनेस्को। अब इस फंड से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल फंडिंग आती है। अगर हमारा जो होयसला टेम्पल्स है वो एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया तो पहले तो इंटरनेशनल रिकग्निशन आएगी, दूसरा है वर्ल्ड हेरिटेज फंड की तरफ से एक्स्ट्रा फंड्स आएंगे ताकि उसको कैसे हम लोग सस्टेनेबली कंजर्व करें, कैसे उन्हें मेंटेन करें और सस्टेनेबल टूरिज्म वहाँ पे कैसे लाएं, इसके लिए यूनेस्को हमारी मदद करेगा। तो दैट इज़ द एडवांटेज, राइट। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट अगर किसी को बनना है तो कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली चीज, आपको किसी भी देश को अगर बनना है तो दे हैव टू बी अ पार्टी टू यूनेस्को कन्वेंशन। अब देखिए, यहाँ पे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के अंडर कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे, सबसे पहला रूल, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन कौन दे सकता है, ओनली स्टेट पार्टीज। आपको ध्यान रखना है, जो भी स्टेट पार्टी है वही नॉमिनेशन दे सकता है। ओनली कंट्रीज दैट हैव साइंड द वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, और उन्होंने प्लेज लिया है कि जो भी उनकी नेचुरल साइट्स है, कल्चरल हेरिटेज साइट्स है, उसे वो प्रोटेक्ट करेंगे, राइट। अगर वो प्लेज लें तो उसके बाद अपनी साइट्स यहाँ पे नॉमिनेट कर सकते हैं। अब नॉमिनेशन प्रोसेस के डायरेक्टली होता है नहीं, उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑपरेशनल गाइडलाइंस में। व्हाट इज द प्रोसीजर? द फर्स्ट थिंग दैट अ कंट्री हैज टू डू इज टू सेंड द साइट इन टेंटेटिव लिस्ट।
अब टेंटेटिव लिस्ट मतलब एक टेम्पररी लंबी लिस्ट होती है, जो अब इंडिया अगर चाहता है कि हमारी तरफ से साइट ए, साइट बी, साइट सी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाना है, तो वो अपना जो डॉसियर प्रिपेयर करेंगे, फाइल प्रिपेयर करेंगे और उसे यूनेस्को को सबमिट करेंगे, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को सबमिट करेंगे। अब यहाँ पे जब यूनेस्को उसको असेस करेगा, उसको देखेगा, सब कुछ ठीक है, देन दैट साइट वुड बी पुट इन टेंटेटिव लिस्ट। अब टेंटेटिव लिस्ट में जाने के लिए हर साल देश की तरफ से कितनी भी एंट्रीज जा सकती है, एनी एंट्री कैन गो, बट यूनेस्को इन जनरल, यूनेस्को की जो कमेटी है 30 एंट्रीज को वो असेस करता है ईयरली, ठीक है। उसके बाद अगर कोई साइट है वो टेंटेटिव लिस्ट में चला गया, दैट मीन्स यूनेस्को हैज एक्सेप्टेड इट, वो फाइनली सेलेक्ट हो सकता है, देयर इज अ चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड। अब इसी टेंटेटिव लिस्ट में से हमारी एक नॉमिनेशन फाइल जाती है एवरी ईयर, यानी कि इस टेंटेटिव लिस्ट में से ही निकलेगा नाम। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले एक साइट को टेंटेटिव लिस्ट में जाना है यूनेस्को की, उस टेंटेटिव लिस्ट से देश को, जैसे अभी इंडिया ने होयसला के एंसेम्बल्स ऑफ होयसला टेम्पल से उन्हें भेजा है, उनकी जो नॉमिनेशन है इसको फाइनल बताया। अब इस नॉमिनेशन के बाद क्या होगा, इस नॉमिनेशन को भी स्क्रूटिनाइज किया जाएगा, स्क्रूटिनाइज करने के बाद एडवाइजरी बॉडीज आएंगी, एडवाइजरी बॉडीज अभी इंडिया में विजिट करेंगी, देखेंगी कैसी साइट है, क्या हम लोग इसको और भी प्रमोट कर सकते हैं, क्या कैसी यहाँ पे प्रिजर्वेशन की ज़रूरत है, क्या क्या कर सकते हैं, एडवाइस करेंगे। अल्टीमेटली वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के पास फाइल चली जाएगी इस चीज़ की, और फाइनली बेस्ड ऑन द सिलेक्शन क्राइटेरिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हमें बताएगा कि वेदर दी होयसला टेम्पल्स विल बिकम वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स और नॉट, कि उस लिस्ट में पहुंचेंगे कि नहीं। अभी फिलहाल हम लोग स्टेज 2 पे हैं, राइट, टेंटेटिव लिस्ट से नॉमिनेशन पे पहुंचे हम लोग। अब ये टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, टेंटेटिव लिस्ट एक इन्वेंट्री है ऑफ दोज प्रॉपर्टीज जो कोई भी देश ये समझ सकता है कि उसको हम लोग नॉमिनेट कर सकते हैं फ्यूचर में जाकर। अब इस टेंटेटिव लिस्ट के लिए भी फॉर्मेट है, टेंटेटिव लिस्ट सबमिशन फॉर्मेट यहाँ पे देख सकते हो, यूनेस्को की बहुत सारी फॉर्मेट है। जब आप टेंटेटिव लिस्ट के लिए अपना फाइल या डॉसियर भेजोगे, यूनेस्को सबसे पहले उसे असेस करेगा और आपको भेज देगा उस टेंटेटिव लिस्ट में। अब अगर हम लोग इंडिया की बात करें, कौन से साइट्स जो टेंटेटिव लिस्ट में, देखिए लंबी चौड़ी लिस्ट है यहाँ पे, टेंटेटिव लिस्ट में हमारे कितने साइट्स है, दिस इज द लिस्ट फ्रॉम इंडिया। और सेक्रेड एंसेम्बल्स ऑफ द होयसलास, ये टेंटेटिव लिस्ट में पहुंचा था 2014 में। आई एम रिपीटिंग, 2014 में ये टेंटेटिव लिस्ट में पहुंचा था। अभी 7 साल बाद, ऑलमोस्ट 8 साल बाद ये पहुंच रहा है एज अ फाइनल नॉमिनेशन। इसके अलावा आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, 2021 में पिछले साल वाराणसी, हिस्टोरिक सिटी ऑफ वाराणसी के जो रिवर फ्रंट है उसे भी टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया था। कांचीपुरम की जो टेम्पल्स है, मेगालिथ साइट्स है जो हीरे बैंकल में, इसके अलावा जो बेडाघाट लामेता घाट है नर्मदा वैली का, और सातपुरा रेंज सीरियल नॉमिनेशन ऑफ मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर, ये भी गया था 2021 में। ये सारी टेंटेटिव लिस्ट में पहुंची थी। अब इसके अलावा एक बहुत ही लंबी लिस्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आपकी रेफरेंस के लिए मैंने इसको यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में डाला है। इस प्रेजेंटेशन का PDF मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा ऑन माई टेलीग्राम चैनल @RahulSai222 इटसेल्फ, राइट। अब आप देख सकते हो सबसे पुरानी एक साइट है एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट सारनाथ वाराणसी, 1998 से टेंटेटिव लिस्ट में ही पड़ा हुआ। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका क्या होगा। देखिए, ये टेंटेटिव लिस्ट में रहेगा, जब भी सरकार डिसाइड करेगी इसमें से कोई भी एक साइट सेलेक्ट करेगी और उसको फाइनली नॉमिनेट कर देगी एवरी ईयर, राइट। अब 10 साल होने के बाद फिर से एक बार टेंटेटिव लिस्ट का रिन्यूअल करना पड़ता है। एवरी 10 ईयर्स यू जस्ट रिन्यू दैट पर्टिकुलर साइट, यानी कि 1998 के बाद 2008 में, 2018 में इसका रिन्यूअल हुआ होगा। प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब अगर ये टेंटेटिव लिस्ट में है, सेक्रेड एंसेम्बल्स 2014 में अब नॉमिनेशन में चले गए, ये अगर टेंटेटिव लिस्ट में है तो हमारी फाइनल लिस्ट में कौन कौन पहुंचे। देखिए काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट ये भी है। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी चीज़ें याद रखें, बट रिमेंबर द लेटेस्ट वन। जैसे कि 32 कल्चरल साइट्स हमारी हैं, और लेटेस्ट जो गई है विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई 2018 में गई थी। इसके अलावा एक मिक्स्ड हमारा हेरिटेज साइट भी गया है, नेचुरल एज वेल एज द कल्चरल हेरिटेज साइट, कंचनजोंगा नेशनल पार्क 2016 में गया है। इसके अलावा नेचुरल साइट्स भी है हमारी कुछ इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट। सो जो लेटेस्ट चीज़ है उसको आप बस याद रखिएगा। देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। कभी कभार समझ लीजिए अगर बहुत ही टफ तरह का सवाल आ जाए MCQ में, तो कुछ ऑप्शंस बन सकते हैं जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, कुछ इस तरह की चीज़ आ सकती है। बट अगेन दैट वुड बी रियली टफ। अगर सवाल भी आएगा तो माय गेस वुड बी दैट लेटेस्ट जो चीज़ें हैं वो दी जाएंगी आपको, ताकि आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वो क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, राइट। अब इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया व्हाट हैपन्स नेक्स्ट।
वी आर एट द स्टेज 2। मैंने आपको बताया नॉमिनेशन फाइनल हो चुके हैं, यानी कि अभी असेसमेंट होगी बाय द एडवाइजरी बॉडीज। सितंबर और अक्टूबर में एक साइट इवैल्यूएशन होगी, एडवाइजरी बॉडीज आएंगी, एडवाइजरी बॉडीज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो है उन्हें इनपुट्स देगी। उसके बाद हमारा जो डॉसियर है वो अगले साल जुलाई अगस्त में यूनेस्को द्वारा लिया जाएगा और एक फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। और ध्यान रखना है आपको, जो तीनों साइट्स हैं बेलूरू, हलेबीडू और सोमनाथपुरा कर्नाटका में, दे कम अंडर द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इसीलिए इसका मेंटेनेंस होता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को अभी डायरेक्शन दी जाएगी कि वो उसके अगल बगल में जो भी चीज़ें हैं उन्हें भी अच्छे से प्रोटेक्ट करे, बिकॉज वो उसकी विजुअल इंटेग्रिटी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सो इसके इर्द गिर्द वाला एरिया भी अभी स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू डेवलप। सो दैट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप्स। अगले साल हमें पता चलेगा कि ये वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जा रहे हैं या नहीं। अभी फिलहाल नॉमिनेशन फाइनल हो चुके हैं। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर, राइट। जो भी होगा उसके ऊपर जब भी अपडेट आएगी तो हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं होयसला टेम्पल्स के बारे में। व्हाट आर द सेक्रेड एंसेंबल्स ऑफ होयसलास? बेलूरू, हलेबीडू एंड सोमनाथपुरा। देखिए, होयसला एक डायनेस्टी है साउथ इंडिया में, ऑल्दो अभी फिलहाल हम लोग कर्नाटका में एसोसिएट करते हैं, लेकिन उस समय पे इन प्रेजेंट डे उनकी जो टेरिटरी थी, कर्नाटका, मेजर पार्ट्स, सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु वर इंक्लूडेड अंडर द होयसला डायनेस्टी। और इन्होंने रूल किया था 1110 AD से 1326 AD तक। और इस डायनेस्टी की नींव रखी थी नृपकामा II या फिर सला भी कहा जाता है उन्हें। इनकी पहली कैपिटल सिटी थी बेलूर में, उसके बाद उसको शिफ्ट किया गया हलेबीडू में। हलेबीडू का दूसरा नाम है द्वार समुद्रा। इसको आपको ध्यान रखना है फ्रॉम हिस्ट्री पर्सपेक्टिव। और ये जो मैंने पिक्चर डाली है, दिस इज द लोगो और द सिंबल ऑफ होयसला डायनेस्टी, राइट। एन इंडिविजुअल और अ वॉरियर स्लेइंग दिस लायन, ठीक है, वो उनका जो लोगो हम लोग कह सकते हैं वो है। और सबसे ग्रेटेस्ट जो किंग था होयसला डायनेस्टी का वो था विष्णुवर्धना होयसलेश्वरा। पहले बहुत ही पॉम्पस टाइटल्स लिए जाते थे, भगवान के नाम के टाइटल लिए जाते थे। तो विष्णुवर्धन होयसलेश्वरा इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ होयसला डायनेस्टी। और हम लोग किन लोकेशंस की बात कर रहे हैं? अगर आप ये लोकेशंस देख चुके हो तो आई एम क्वाइट श्योर यू मस्ट हैव लव्ड देम, बिकॉज आई हैव विजिटेड देम पर्सनली। बेलूरू इन कर्नाटका, जहाँ पे आपको चन्नकेशव टेम्पल मिलेगा। आपको ध्यान रखना है, चन्नकेशव टेम्पल ये है इसकी एंट्री, राइट। दिस इज द गोपुरम, इसकी एंट्री है और ये है टेम्पल आपको मेन। और यहाँ पे आप देख सकते हो टेम्पल के ऊपर आपको कोई शिखर नहीं दिखेगा, अनयूजुअल काइंड ऑफ टेम्पल्स, राइट। सो वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ टेम्पल्स। चन्नकेशव टेम्पल लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। ये टेम्पल जो है ये पहले सिटी ही कही जाती थी। एक बहुत बड़ी वॉल है जो आप टेम्पल देख रहे हो, इसके इर्द गिर्द बहुत ही बड़ी सी वॉल बनी है, पुरानी ही वॉल है। तो ये पूरी जो वॉल है इसी को सिटी कहा जाता था पहले। और ये आता है आपको यागाची रिवर के बैंक्स पर, बेलूरू का जो साइट है। और हिस्टोरियंस कहते हैं इसकी जो कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1117 AD में। और टेम्पल जब आप जाओगे, जब आप देखोगे तो बाहर में आप देख सकते हो बहुत ही रिच स्कल्पचरिंग है। और इसमें विष्णु की जो लाइफ है, जो दशावतार है, उसे दर्शाया गया है इन स्कल्पचरिंग्स में। रामायण महाभारत को भी दर्शाया गया है इन दिस बेलूरू टेम्पल्स। अब इसके अलावा हलेबीडू में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, होयसलेश्वर का टेम्पल है। होयसलेश्वर टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। सो प्लीज रिमेंबर, चन्नकेशव टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, होयसलेश्वर टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। और इसको बनाया था विष्णुवर्धन ने 1121 AD में, ये कहा जाता है। और अगेन यहाँ पे भी, इसके बाहर भी आपको बहुत ज़्यादा रिच स्कल्पचर मिलेंगे, ऑलमोस्ट 240 स्कल्पचर्स मिलेंगी, अंदर भी बाहर भी। जब आप जाओगे यूल फील रियली ग्रेट, कि आपको लगेगा कि इंडिया की जो हिस्टोरिक आर्किटेक्ट्स थे यार, उनकी कितनी एक्सपर्टीज थी। यहाँ पे जब आप पिलर्स देखोगे अंदर, उन पिलर्स के अंदर इतनी इंट्रिकेट डिजाइन और इतनी इंट्रिकेट फिनिशिंग और पॉलिशिंग की गई है, वो आज भी बरकरार है। यहाँ पे आपको गाइड्स भी मिलेंगे, जब आप जाओगे तो आपको पूरी स्टोरी भी सुना देंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। अब ये जो टेम्पल है हलेबीडू का, इसको ये कहा जाता है कि इट वाज स्पॉन्सर्ड एंड बिल्ट बाय द मर्चेंट्स एंड वेल्दी सिटीजन्स ऑफ हलेबीडू अंडर किंग विष्णुवर्धना। तो अगर आपको मौका मिले कभी कर्नाटका जाने का, डू विजिट बेलूरू और हलेबीडू। लेकिन जब आप यहाँ पे विजिट करोगे, आप एक और बहुत ही दुखी पिक्चर भी देखोगे, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा आर्किटेक्चरल ब्यूटी है यहाँ पे, लेकिन बहुत जगह पे टेम्पल थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है। कुछ स्कल्पचर्स जो बाहर के थे वो थोड़े से डिस्ट्रॉयड है, डिट्योरेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटैक हुआ था, अटैक बाय अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग दैट टाइम। वी नो अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन पे कूच की थी। अलाउद्दीन खिलजी के जो राइट हैंड था, मैं कह सकता हूँ मलिक काफूर को उन्होंने दक्कन भेजा था और यहाँ पे
होयसड़ास के ऊपर अटैक किया था, और ये कहते हैं कि मलिक काफूर और उनके सोल्जर्स ने यहाँ पे इन टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की थी, बट इतने जाइगेंटिक स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, दे वर एबल टू डिस्ट्रॉय सम पार्ट्स। आपको स्कल्पचर्स में कहीं कहीं पार्ट्स दिखेंगे, कहीं कहीं हाथ टूटा हुआ है या फिर कुछ टूटी हुई चीज़ है उन स्कल्पचर्स के, लेकिन अभी भी बरकरार है ये चीज़ें। सो इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, डू विजिट बेलुरु एंड हलेबीडु। नाउ विद दैट नोट, लेट मी एंड माय डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।